हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग जो है दो चैप्टर फिजिक्स में पढ़े हैं। दो चैप्टर फिजिक्स में मतलब जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है उसे पढ़ा दिया गया है, और इसी के साथ में मानव नेत्र जो है उसकी संरचना कैसे होती है, और उसी के साथ साथ उस मानव नेत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन से अंग आते हैं, उन सभी की हम लोगों ने डिटेल पूर्वक एकदम व्याख्या कर लिया है। इसी के साथ में मानव में दोष कौन कौन से होते हैं, उन दोषों को दूर करने का उपाय क्या होता है, इन सभी की व्याख्या आपको बता दी गई है। और इसी के साथ में आपको जो भी चैप्टर ये दिया था, चाहे वो प्रकाश से संबंधित हो, चाहे वह आपका मानव नेत्र से संबंधित हो, उन दोनों में न्यूमेरिकल भी बता दिया गया था। और न्यूमेरिकल भी पूरी एनसीईआरटी बुक में जितना था उसे भी हल कराया गया, और अतिरिक्त भी न्यूमेरिकल को हल कराया गया है, जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सके। जो ये चैप्टर है आज का वह विज्ञान के पार्ट में फिजिक्स को लेकर के चलाया जाएगा, और वह है विद्युत। कुछ किताबों में विद्युत धारा भी नाम दिया गया है, या फिर किसी किसी किताब में विद्युत है केवल। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद्युत या विद्युत धारा जो है एक ही प्रकार का नाम है। आप लोग अपनी तैयारी को अब आगे बढ़ाते हुए बढ़ेंगे, और इस फिजिक्स में एक चैप्टर और इसके बाद में रहेगा। हालांकि ये तो अभी विद्युत शुरू ही होने वाला है, इसके बाद एक और आपका चैप्टर होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और जब ये आपका 4 टॉपिक हो जाएगा, आधा तो हो चुका है, आधा मतलब 2 चैप्टर हो गया है, 2 चैप्टर और बाकी है, उसके बाद ये फिजिक्स का भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो लाने में थोड़ी देरी हुई क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम थी, और लगभग 2 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था। इससे पहले जो भी लेक्चर हमने लिया है वो गणित वाला है, गणित के चैप्टर पर है। उसमें 3 तक पहले बताया गया था, उसके बाद चौथे बाद पांचवें बाद छठवें को अभी छोड़े हैं, सातवां भी अपना यहाँ पर समाप्त करा दिया आपके लिए। तो इस प्रकार से अब आज के स्थिति में यहाँ आप देखेंगे अभी शुरुआत ये हो रहा है विद्युत का, और इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान पूर्वक समझते चलेंगे। यहाँ पर आपके लिए नोट्स भी लिखते चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा उसे बताते चलेंगे। क्योंकि फिजिक्स समझने का विषय है, इसीलिए आप ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिएगा। पहले समझिएगा ध्यान से, उसके बाद में लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार से हम भी यहाँ क्रियाकलाप को करेंगे। पहले आपको चीजों को बताया जाएगा, उसके बाद में उसके कॉन्सेप्ट को या परिभाषा होगा या उसकी व्याख्या होगी, तब उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं विद्युत है पहले। तो विद्युत का यहाँ पर काम क्या होता है, या फिर आप विद्युत के द्वारा कितने सभी वस्तुओं को चलते हुए देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी पंखे लगे हैं, या फिर जो यहाँ कमरे में लाइटें जल रही हैं, या फिर मोबाइल को चार्ज करना हो गया, तो उन सभी के लिए विद्युत की बहुत ही आवश्यकता होती है। एक समय के लिए आप सोचिए, यदि 2-3 दिनों तक या 4 दिनों तक विद्युत नहीं रहे तो मानव का जीवन ही प्रभावित हो जाएगा। क्यों प्रभावित होगा? अब इसके पीछे भी तर्क है कि बहुत लोगों के यहाँ मोटर लगे हुए हैं। तो मोटर लगे हैं, उन्होंने नल की व्यवस्था भी हालांकि कर रखी है, फिर भी उनके लिए समस्या होगी। क्योंकि मोटर जब चला देंगे तो ऊपर जो टंकी उन्होंने रखी है उसमें पानी भर जाएगा, और उसके बाद वो आराम के तरीके से एकदम काम कर लेंगे। और उनका मोबाइल है वो भी चार्ज हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा है जो लैपटॉप के द्वारा अपना जॉब किसी कंप्यूटर सेंटर में करता है, या कंप्यूटर पे ऑनलाइन काम किए जाते हैं। तो ये केवल एक ही चीजों से जुड़ा नहीं है, ये अनेक चीजों को जोड़ करके और ये मानव जीवन को ही प्रभावित करने लगता है। ऐसी स्थिति में ये विद्युत जो है, ये पहले जब नहीं था तो अलग प्रकार की बात है कि वहां पर लोग वैसे ही जी लेते थे। लेकिन आज जब लोगों ने विद्युत के साथ में
विद्युत का जो उपयोग है वो करना सीख लिया, उसी के साथ में जीना सीख लिया है, तो ऐसी स्थिति में अब यदि विद्युत नहीं मिलेगी तो मानव का जीवन संकट में आ सकता है। और संकट इस प्रकार का कि वो एकदम से अपने आप को अकेलापन महसूस करेगा कि जैसे क्या चीज हमारी गुम हो गई है। ऐसा आप खुद भी सोच सकते हैं। तो विद्युत जो उत्पन्न होता है, इसको उत्पन्न होने के लिए या इसको उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता पड़ती है आवेश की। और जो ये आवेश होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये इसके बारे में एक दार्शनिक थे ग्रीक एक देश है और वहां के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था थेल्स। चलिए, तो यहां पर एक शब्द आया है थेल्स। अभी आप समझें, अभी हमने नोट्स बनाने के लिए कहा है तो अभी बनाएंगे तो फिर लिखिएगा। तो यहां जब थेल्स जो आए, और ये आए कब थे, 2500 वर्ष पूर्व की बात है। 2500 वर्ष पूर्व पहले, या फिर आप पहले कह सकते हैं। जब ये थेल्स आए तो इन्होंने कहा कि आप एक अंबर नामक पदार्थ को ले लीजिए। अंबर को ही बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह करके बताया। तो अंबर पदार्थ को लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप ऊन से रगड़ दीजिए, मतलब ऊन के द्वारा कोई वस्त्र बना हो या ऊन ले ही लीजिए, उसी से आप ऐसे रगड़ दीजिए। तो रगड़ने के बाद आप देखेंगे जो अंबर का ये पदार्थ है, यह यदि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में ले जाया जाएगा तो उस स्थिति में वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इस पर चिपक जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि इसमें एक गुण ऐसा उत्पन्न हुआ है जो इसको जब किसी ऊन से रगड़ते हैं, अर्थात रगड़ से उत्पन्न होने के कारण ही यह हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर ले रहा है। तो ये बताया था पहले थेल्स ने। तो क्या आप यहां कह सकते हैं आवेश के बारे में कि सर्वप्रथम 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक दार्शनिक ने यह बताया कि जब अंबर को किसी भी ऊन से रगड़ा जाता है या ऊन से बने वस्त्रों से रगड़ा जाता है तो अंबर के पास छोटी छोटी अर्थात हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और इसके बाद इन्होंने इस व्याख्या को आगे कंप्लीटली नहीं किया। क्या नहीं किया कि क्या केवल ये जरूरी है अंबर को ही लेकर के ऊन से रगड़े तभी उसमें होगा? लोहे की छड़ हम ले लेते हैं, प्लास्टिक की छड़ को ले लेते हैं, क्या ऐसी स्थिति में आवेश को या उत्पन्न नहीं कराया जा सकता? तो इस पर एक वैज्ञानिक और आए, वे थे इंग्लैंड के और उनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। उनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। जब ये गिलबर्ट आते हैं 1600 ईस्वी में, ये 1600 ईस्वी में आए थे और इन्होंने कहा कि केवल अंबर ही नहीं, आप किसी भी धातु से, मतलब आप कह दिया गया लोहे को ले लीजिए, मतलब लोहे से बने जो छड़ है, प्लास्टिक की बनी कोई वस्तु है, इन सभी को भी यदि आप रगड़ते हैं किसी भी ऊन से तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं के पास भी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो दोनों लोगों की बातों में जो है थोड़ा सा अंतर है। अंतर यहां क्या मिल रहा है, थेल्स ने अंबर को कहा कि अंबर को ऊन से रगड़िए तो अंबर में उत्पन्न होगा। इसके बाद का स्टेप उन्होंने बताया ये नहीं कि केवल अंबर ही नहीं, आप और भी पदार्थों को लेकर के रगड़ें तो भी उसमें ऐसा गुण पाया जाएगा। इसीलिए आकर के इसकी व्याख्या करते हैं डॉक्टर गिलबर्ट। ये 1600 ईस्वी में आए, इन्होंने बताया कि केवल अंबर ही नहीं, प्लास्टिक, लोहा जो है इस प्रकार धातु कोई आप ले लीजिए, इन प्रकार की वस्तुओं को भी रगड़ा जाएगा तो उसमें भी जो है हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इसी आधार पर फिर बाद में परिभाषा दी गई। कहा गया कि किसी भी पदार्थ के अंदर वह गुण जिसके कारण कोई दूसरी वस्तु जो हल्की है वह इसकी ओर आकर्षित हो जाती है, उसी गुण को ही कहा जाता है वैद्युत आवेश। यदि इसको हम ऐसे रगड़ते रहें अपने कपड़ों पर या फिर ऊन के कपड़ों पर रगड़ते रहें और इसे किसी हल्के कागज या फिर तिनके के पास ले जाएं तो वह उसे नहीं उठा पाएगा अपनी ओर या आकर्षित अपनी ओर नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसमें कोई भी आवेश नहीं होगा। तो आवेश
जब भी होगा तो रगड़ने से उत्पन्न हुआ, और रगड़ने से जब उत्पन्न हुआ तो ये फील कब करेंगे, इसमें आ गया। तो इसमें आप इसके लिए क्या करेंगे कि जो आपका ये पेन आप ले सकते हैं अपने पास, पेन को भी आप बालों से रगड़ दीजिए, या फिर कंघी लिए कंघी को बालों से रगड़ दीजिए, या कपड़ों से रगड़ दीजिए इसे पूरा। तो देखिए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, वह जो कंघी होगी या पेन होगा उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहां से परिभाषा भी आपको बता दिया गया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उसी को ही कहा जाता है वैद्युत आवेश। और आकर्षित करने का जो ये गुण आया है उसी को कहते हैं विद्युत। चलिए तो यहां पर हम लोग थोड़ी सी व्याख्या करेंगे पहले आवेश के बारे में। चलिए यहां पर हेडिंग आप डाल लीजिए, पहले आवेश, हेडिंग आप डालेंगे आवेश, इसे चार्ज कहा जाता है। चलिए आवेश के बारे में यहाँ क्या कहेंगे, जो व्याख्या भी हमने यहाँ पर आपको समझाया है उसी व्याख्या को हम लोग नोट्स के रूप में लिखेंगे कि लगभग 2500 वर्ष पहले, लगभग 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने या थेल्स नामक दार्शनिक ने, थेल्स नामक दार्शनिक ने यह बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को, जब अंबर नामक पदार्थ को, चलिए अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है, तो वह कागज के या फिर आप कहें कि हल्की वस्तुओं, तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चलिए अभी तो ये आपने कथन देखा या जो निर्णय था या जिसके बारे में जो व्याख्या करने वाले थे वो थे, आप थेल्स यहाँ पर पाएंगे उनको। 2500 वर्ष इन्होंने पहले बताया था कि अंबर लीजिए और अंबर को किसी भी ऊन से रगड़िए, रगड़ने के बाद अंबर के पास ऐसा गुण होगा जिसके द्वारा वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब इसके बाद में हम लोग दूसरे लोग के बारे में जानेंगे। दूसरे वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर गिलबर्ट, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर हम दूसरे के बारे में जानने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, ये चर्चा भी आवेश पर ही चल रहा है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में यह बताया कि अंबर ही नहीं वरन मतलब जबकि आप कह सकते हैं, वरन प्लास्टिक लोहा इत्यादि को भी जब ऊन से रगड़ा जाता है
ऊन से रगड़ा जाता है तो भी वह भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चलिए, यहाँ पर हमने दो लोगों के जो विचार थे उसको आपको यहाँ पर बता दिया। पहले बताया हमने, फिर उसके बाद में नोट्स में कर दिया। अब इसी के बाद आपको जब विचार पता चल गया तो इन्हीं दोनों के द्वारा ही हम लोग परिभाषा को भी निकाल लेंगे कि वैद्युत आवेश जो होता है वह किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिस पदार्थ के पास में ऐसा गुण होगा वह हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर ये कहेंगे अर्थात आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसकी उपस्थिति में कोई वस्तु या कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चलिए, इतना तो हो गया, ये परिभाषा मिल गया। फिर इसके बाद में आप ये जानिए कि ये जो गुण पदार्थ में उत्पन्न हो रहा है कि जिस गुण के आने के कारण वह हल्की वस्तुओं को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी गुण को ही वैद्युत आवेश भी कहते हैं और उसी के लिए शब्द है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप जान लिए कि जो पदार्थ का गुण होगा वह ऐसा गुण होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि प्लास्टिक के अंदर चुंबकत्व का गुण नहीं है, केवल चुंबक के ही अंदर चुंबकत्व का गुण है। तो इसी प्रकार से सभी में आवेश उत्पन्न नहीं होता है। आप ये केवल सोचे कि हर एक पदार्थ में आवेश होगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जिन भी पदार्थों के अंदर आवेश होगा उन्हें जैसे ही कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में ले जाएंगे वह तुरंत ही अपने और उनको आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर वैद्युत आवेश की परिभाषा ये निकल गई। अब स्थिति ये है कि आवेश के प्रकार भी बताए गए हैं और आवेश के प्रकार जो हैं दो हैं, ये बताया था फ्रैंकलिन ने। नाम है वैज्ञानिक का फ्रैंकलिन। कहा उन्होंने कि मान लीजिए दो पदार्थ ऐसे हैं, एक में आवेश ज्यादा हो एक में कम हो, तो जैसे ही रगड़ना शुरू करेंगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा। पहला जिसमें ज्यादा आवेश है वह आवेश अपना निकाल के दूसरे को देगा या इसमें से आवेश निकल करके दूसरे में चला जाएगा। दूसरा वाला केवल उतने ही आवेश को ले सकता है जितना कि पहला वाला दे रहा है। और याद रखिएगा, आवेश जो ये चलता है वह इलेक्ट्रॉनों के चलने के माप के द्वारा बताया गया है। इसीलिए जब भी किसी एक दूसरे पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है। तो एक पदार्थ में से जितना इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएगा तो दूसरा उतना ही इलेक्ट्रॉन को पहले वाले से ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो आवेश होता है या फिर फ्रैंकलिन के द्वारा ये बताया गया कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है।
तो यहां लिखेंगे फ्रैंकलिन के अनुसार, फ्रैंकलिन, या फिर आप हेडिंग डाल लीजिए आवेश के प्रकार, तब आगे बढ़ाया जाए। आवेश के प्रकार। चलिए, आवेश के प्रकार में फ्रैंकलिन के अनुसार, फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। चलिए, नाम क्या है इनका? पहला नाम है धनावेश, धनावेश, और दूसरा नाम हो जाएगा ऋणावेश, दूसरा आपका हो जाएगा ऋणावेश। चलिए, अब इनको हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं कि आखिर धन आवेश क्या है या फिर ऋण आवेश क्या होता है। अब इसमें धन आवेश का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का निकलना। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, चलिए यहां पर मान लेते हैं ऐसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, तुरंत ही आप जो ये कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं धनावेश और ऋणावेश का, ये आपके लिए समस्या नहीं करेगा। दो व्यक्ति हमने ले लिया ऐसे, या फिर आप दो मित्र भी कह सकते हैं। दो मित्र हैं ए और बी। अब ये दोनों जो है मिल करके किसी जगह पर जाना चाहते हैं, जैसे मेला वाला स्थान हो गया। ये दोनों जो है मेला जाना चाहते हैं, तो मेला में जाएंगे तो होगा क्या कि ये अपने अनुसार जो है सामानों को खरीदेंगे और ये अपने अनुसार सामानों को खरीदेंगे। तो सामान को खरीदने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। अब घर के लोगों ने जो है, इनके घर के लोग जो है अमीर थे, इसीलिए इनको 200 रुपया दे दिया। अब इसमें जो है केवल समझना है कॉन्सेप्ट, 200 रुपये कम ज्यादा नहीं देखना है। 200 रुपये दे दिया और इनके घर वालों ने, इनके घर वाले थोड़े मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 100 रुपये दे दिया। अब हुआ क्या कि जब ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो चलिए साथ में गए और जाने के बाद में जो है अपना मार्केट मतलब मेला पूरा घूम रहे हैं और जो सामान पसंद आ रहा है जिसको, वो अपना खा पी रहे हैं। हुआ क्या कि जब मेला लौटने लगे, मेले से जब ये कर चुके पूरा, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो है मान लीजिए ये 100 रुपया खर्च कर दिए। 100 रुपया जैसे ही इन्होंने खर्च किया, इनके पास में बचे हुए रुपए हो गए 100। इस बच्चे जो दूसरा इनका मित्र बी है, इसने जो है खर्च कर दिया है 80 रुपए। इसने 80 रुपया खर्च किया और इनके पास में बचे रुपए हैं कितने? 20 है। अब सोचे स्थिति इसमें कम ज्यादा की है। भाई हो सकता हो ये ज्यादा खाने में लगाए हो तो 100 रुपए खा गए और ये 80 रुपए ही खा पाए, 20 रुपया इनका बच गया। अब यहां पर आप ये देखें कि दोनों के पास ये कम और ज्यादा रुपए बचे हैं। अब यहाँ स्थिति एक उत्पन्न हो गई कि जो ये बी वाला लड़का है, इनके यहाँ से फोन आता है और फोन जब आता है तो हुआ क्या कि घर से ये अनाउंस किया गया कि आप जो है मतलब एक दवा लेते आइए। यदि पैसे बचे हो तो दवा लेते आइए और नहीं बचे हो पैसे तो आप पहले घर पे आइए, घर पर पैसा लीजिए, उसके बाद में ले जा करके अपना दवा लेकर के आइए। चूंकि इनका घर बहुत दूर है, जो मेला का स्थान है उनके घर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, तो अब ये इनके पास तो बचा है 20 रुपए। तो पहले तो ये कोशिश करेंगे, चलिए दवा देखें कितने में मिल रही है। एग्जाम्पल आप समझ पाए कि घर के जो बी वाला बच्चा था, इनके घर से फोन आया कि आपको दवा लेकर आनी है।
कंडीशन भी दिया उनको कि दवा आप ले करके आइए, यदि आपके पास पैसे बचे हो तो वहीं से ले लीजिए, लेकिन कहीं नहीं बचे हैं तो घर आकर के ले करके तब जाइए दवा लेने के लिए। और दवा भी जहां मेला देखने गए हैं उसी के मतलब मान लीजिए कि उसी की थोड़ी सी दूरी पर मिल रहा है। अब हुआ क्या, अब इनके मन में ये हुआ कि चलिए देखते हैं पहले दवा कितने की मिल रही है। और जैसे ही ये दवा के दुकान पर जाते हैं वैसे ही जो डॉक्टर रहता है वह दवा की कीमत ये बता देता है कि दवा जो है ये 80 रुपए में मिलेगा, 80 रुपए में मिलेगा, या फिर ठीक है 80 रुपए मिल जाएगा। अब 80 रुपए में जब मिल रहा है तो अब ये बी वाले बच्चे को सोचना पड़ेगा। सोचिए क्या क्या विकल्प इसके सामने हो सकता है। पहला विकल्प इसके सामने ये है, या तो ये वहां मेले से निकल करके तुरंत ही घर जाए और वहां से 60 रुपए ले ले घर से, क्योंकि 20 रुपए इनके पास बचा है और भाई नहीं इच्छा कहती है, अपना पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये केवल जो है 80 रुपए टोटली ले लें, 20 रुपए अपना बचा लेंगे। ये इनके पास ये विकल्प था। दूसरा विकल्प ये है कि ए वाला तो इनका दुश्मन तो नहीं है ना, ए वाला इनका दुश्मन तो नहीं है, ए वाला इनका फ्रेंड है, मित्र है। और जब ए वाला यहाँ इनका मित्र है तो इससे ये हो सकता हो अपनी चर्चा को चलाएं। चर्चा ये चलाएं कि भाई हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब है, हमें दवा लेना है और दवा मिल रहा है 80 रुपए का, हमें आप जो है दे दीजिए 60 रुपए, हमारे पास 20 हैं और 60 आप दे देंगे तो 80 रुपए में दवा आ जाएगी। अब ये दोस्त जो है इनका ये क्या करे, ये इनको दे दे तुरंत ही, क्योंकि भाई किसी की तबीयत खराब है इसलिए दे भी देगा, फ्रेंड है। जैसे ही इन्होंने अपना 60 रुपए इनको दिया तो ऐसी स्थिति में इधर से इधर ये 60 रुपए माइनस हो जाएगा, तो अब ये आप देखेंगे इनके पास में हो गया 40 और इनके पास में हो गया है 80 रुपए। अभी ये केवल देने की बात है जब दवा ये नहीं खरीदे थे। अब हुआ क्या कि इनके पास ज्यादा था लेकिन इन्होंने किसी को दे दिया और देने की वजह से इनके पास कम हो गया। इनके पास कम था लेकिन लेने की वजह से इनके पास में ज्यादा हो गया। ये अलग बात है कि अभी ये दवा लेंगे, दवा में 80 रुपए पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले की बात आप सोचिए, जब ये रुपए को दे रहे हैं तो देने के बाद इनका रुपया घट जाएगा और इनका रुपया तुरंत ही बढ़ जाएगा। अब यहीं से ही कॉन्सेप्ट आपका ये निकल रहा है, जो ये आदान प्रदान हो रहा है यहीं से कॉन्सेप्ट निकल रहा है। निकल क्या रहा है, अब यहां एक बार और समझ लीजिए तब कॉन्सेप्ट को निकाल लिया जाए अच्छे से, कि यहां 40 रुपए जब इसके पास बचा, इनके पास 80 रुपए हो गया, ये तो दवा को खरीद लेंगे, चलिए ठीक है। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसके पास जो है 40 बचा है, लेकिन इस ए वाले ने बी वाले को दिया है तो बी उतना रुपए उधार है। उधार मतलब ये रेडी है उतना, और जब ये रेडी है तो घर जैसे ही ये पहुंचेंगे घर वालों से मांगेंगे 60 रुपए, और 60 रुपए जैसे ही मांगे और इसके पास में फिर से वही धन हो जाएगा, फिर से तो इसको मिल जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में इसके पास में 100 रुपए हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि यदि कोई पदार्थ, यहाँ पर जो रुपए की या पैसे की बात हो रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लेकर के हम लोग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्योंकि जब भी रगड़ा जाता है एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से तो वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। ठीक वही कंडीशन कि जो अमीर व्यक्ति है वह देने का काम करता है, अर्थात देने का काम जब करेगा तो देने के कारण कुछ समय के लिए उसका कम होगा, लेकिन धनी वो तब भी कहलाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो उधार ले रहा है, जो रेडी व्यक्ति है, वह ले तो लिया, कुछ पल के लिए ऐसा लगेगा हमारे पास तो बहुत रुपए हो गए हैं, लेकिन लेने के कारण वो रेडी है, और रेडी होने का मतलब है हमेशा वो नेगेटिव में ही रहेगा। इसीलिए आप इनकी संख्या पर नहीं जाएंगे, संख्या जो है ये उल्टा काम कर रहा है।
कि भाई हमारे पास जो भी हम किसी को दे दें और देने की वजह से हमारे पास कम हो गया, तो कम हो गया तो हम रेडी थोड़े रहेंगे या फिर कमजोर थोड़े ही कहलाएंगे। हम दिए हैं ना के लिए हैं। देने वाला हमेशा जो है धनात्मक में ही आएगा, अर्थात धन आवेशी बताएगा। और जो लेने वाला पदार्थ होगा, अब आप इसी एग्जाम्पल को पदार्थों पर जोड़िए, जो लेने वाला पदार्थ होगा उसके पास कुछ क्षण के लिए ज्यादा तो हो जाएगा, लेकिन वह ऋणी कहलाएगा। जितना ज्यादा ही ये किसी से लेगा, इसका मतलब है उसके पास में जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो ऋणात्मक में ही बनती रहेगी, ज्यादा कितना भी हो जाए। तो यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश को पहचानने का दो तरीका, एक क्या है कि किसी भी पदार्थ पर आवेशों की मात्रा या इलेक्ट्रॉनों की कमी होना बताता है धन आवेश है, और किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का अधिक होना बताता है ऋण आवेश होगा। तो आपको एग्जाम्पल हमने बता दिया, यदि कोई किसी को दे करके दे देता उसके पास कम हो जाता है तब भी वो धनी कहलाएगा, और किसी ने किसी से ले करके अपने पास अधिक भी कर लेगा, अधिक होने के बाद भी वो ऋण आवेश में या ऋणी ही कहलाएगा। चलिए, उम्मीद है आप एग्जाम्पल को समझ पाए हैं। चलिए, इसे इरेज कर दिया जा रहा है। अब आप यहां पर हेडिंग डालें कि धनावेश क्या है। तो हेडिंग आप पहले डाल लीजिए धनावेश। धनावेश, चलिए धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ में, चलिए किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की कमी, पहले इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करती है, धनावेश को प्रदर्शित करती है। चलिए, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा ऋणावेश। ऋणावेश, ऋणावेश क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को, ऋणावेश को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। चलिए, ये आपका हो गया। इसके बाद में हेडिंग हो जाएगा आवेशों के गुण। चलिए, आवेशों के गुण। आवेशों के गुण भी ऐसे आप दो प्रकार के व्यक्तियों को लीजिए। एक जो है ग्रुप ऐसा हो जो धनी व्यक्तियों का रहे, एक ऐसा व्यक्ति हो जो ऋणी व्यक्तियों का रहे। मतलब आप अमीर गरीब कह सकते हैं सीधे। अमीर को हम लोग धनावेश में रखेंगे और जो ऋणी होगा, ऋणावेश जो होगा उसे गरीब। सोचिए एक बार कि जो अमीर व्यक्ति है वह अमीर व्यक्ति से जो है वहां पर किसी भी प्रकार का उधार नहीं लेगा, क्योंकि यदि पहला व्यक्ति अमीर है तो दूसरा भी व्यक्ति अमीर है, और अमीर का मतलब है किसी से बहुत ज्यादा उधार नहीं लेना, अपने द्वारा किए गए जो भी काम है उसके द्वारा अपने जीवन को चला लेना। लेकिन वही बात आएगी गरीब व्यक्ति की। गरीब व्यक्ति के पास हो सकता है खाने, जब एक महीने मान लीजिए कहीं वो जॉब करता है तो जो भी रुपया बचता है एक महीने पूरा नहीं चल पाता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। किसी महीने में तबीयत ज्यादा किसी की खराब हो गई तो पैसा जो खाने पीने के लिए रखा गया था वह दवाई में चला जाता है। ऐसी स्थिति में उस परिवार का अपना पालन पोषण करने के लिए इन्हें उधार लेना पड़ेगा। तो उधार लेने यदि वो गरीब वाले के पास जाए तो उससे मिलेगा ही नहीं, वो जुड़ाव ही नहीं होगा। वह जो है जब जो गरीब है वो अमीर के पास में जाएगा तो ऐसी स्थिति में तब वो अमीर वाला इनको दे सकता है। तो यहाँ हमने अभी बताया कि अमीर को मानिए धन और गरीब को मानिए ऋण आवेश। तो ऐसी स्थिति में धनी
जो व्यक्ति है धनी के साथ में कोई रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं बनाएगा कि पैसा उधार दें या लें, लेकिन ऋणी व्यक्ति जो होगा या गरीब व्यक्ति जो होगा वो तुरंत ही धनी व्यक्ति से जुड़ जाएगा कि हमको उधार दे दीजिए, तब वो ब्याज लगाएं या जो भी लगाएं वो जुड़ सकता है। तो इसी प्रकार से आवेश जब समान प्रकृति के होंगे, मतलब दोनों आवेश या तो धनात्मक हो या तो दोनों आवेश ऋणात्मक हो, ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल पाया जाएगा, अर्थात इसका मतलब कभी वो जुड़ेंगे नहीं। समान प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार का जब आवेश होगा, मतलब एक धन हो एक ऋण हो, ऐसी स्थिति में उनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वह आकर्षण होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण का बल पाया जाता है, गुण पाया जाता है, जबकि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। चलिए तो हम लोग यहां लिखेंगे पहला नंबर, समान प्रकार के आवेशों में, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर हो जाएगा, विपरीत प्रकार के आवेशों में, आवेशों में आकर्षण, आकर्षण का गुण पाया जाता है। चलिए तो ये आपका जो है आवेश के गुण भी हो गया। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे जो है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर। इसका आप स्क्रीनशॉट अभी ये कंप्लीटली ले लीजिए, इसके बाद क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको पहले इरेज कर दिया जाए और बढ़ेंगे हम लोग अपने टॉपिक एक नए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की ओर। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत भी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप पहले ध्यान पूर्वक समझें जिस कॉन्सेप्ट को बताने चल रहे हैं, उसके बाद जो जो बताएंगे वही वही चीजें आपका यहां पर लिखा दिया जाएगा। चलिए अब देख लिया जाए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, हेडिंग डाल दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। चलिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है ये केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन चूंकि विद्युत धारा का प्रवाह कराना है इसीलिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यहां भी आता है। चलिए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जितने भी धातु यहाँ इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं लगभग सभी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है तो उस प्रवाह को जानने के लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को जानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी पदार्थ आपके पास में इस प्रकार से है, कोई भी पदार्थ है और जितने भी पदार्थ होते हैं उनके पास में अपना एक परमाणु होता है, ठीक? या फिर आप यूं कहें कि जितने भी पदार्थ होते हैं वे सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और उन्हीं छोटे छोटे कणों को कहा जाता है परमाणु। परमाणु ये हो गया। जो परमाणु ये होता है इसके अंदर 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं और 3 प्रकार के मूल कणों में आप देखेंगे एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और अगला होता है न्यूट्रॉन, EPN आप कह सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पर परमाणु लिया गया है इस परमाणु के भीतर 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने भी यहाँ पर या किसी भी पदार्थ के पास में जितने परमाणु होते हैं उनका अपना एक नाभिक होता है। नाभिक क्या है? नाभिक एक ऐसा इनके बीच का स्थान है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
अर्थात परमाणु के भीतर एक जो है बीच में भाग पाया जाता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, वही भाग ही नाभिक कहलाता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस नाभिक के चारों ओर ये बाह्य कक्षा में ऐसे यहां पर ऐसे चक्कर लगाता रहता है। अब यहां पर यदि आप देखेंगे, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग में ये बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन जो है यह एक उदासीन कण होता है। जितना आवेश यहां इलेक्ट्रॉन पर होगा ऋण के रूप में, उतना ही आवेश यहां प्रोटॉन पर धन के रूप में होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर अपना निश्चित कक्षा में जो है चक्कर लगाते रहते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो पदार्थ होता है उसमें वैद्युत धारा का या वैद्युत आवेश का प्रवाह कराया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको बता दिया गया। इस फिगर को थोड़ा सा दूर बना दिया जाए जिससे आप इस चीज को जान पाए। चित्र में भी आप बना लीजिएगा। सबसे पहले एक लिया गया है परमाणु, परमाणु लिया गया, परमाणु के भीतर एक भाग पाया गया है जिसे नाभिक कहा गया और इस नाभिक के अंदर कहा गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाता है। ये आप अंदर वाले भाग को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये नाभिक है और इसके बाद जो ये बाहर ये पूरा भाग है, जो पूरा भाग है इसे परमाणु कहेंगे। अर्थात परमाणु के अंदर ही नाभिक पाया जाता है। यहाँ जो प्रोटॉन है इस पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन, इसीलिए जीरो लगा दिए हैं, इसीलिए पूरा नाभिक जो है ये धनावेशित ही कहलाता है। चलिए, तो इन्हीं सभी की व्याख्या यहां पर आपको करनी है। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। इनके भीतर तीन प्रकार के मूल कण, तीन प्रकार के मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, एक ऋणावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, एक उदासीन कण है। चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया गया। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन के बारे में बताया गया धनावेशित है और जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर और भी चीजें ये बताई गई
कि जो भी परमाणु होता है उसका लगभग कुल द्रव्यमान उसके एक छोटे से भाग में पाया गया है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो यहां लिखेंगे इसका लगभग, इसका मतलब परमाणु के लिए बात हो रही है, इसका लगभग कुल द्रव्यमान, लगभग कुल द्रव्यमान एक छोटे से भाग में, एक छोटे से भाग में पाया जाता है, पाया जाता है, जिसे जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। चलिए इसी में और आगे, प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। चलिए इतना आप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में जानकारी रखेंगे तो इतना काफी हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आपको यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ जो बना होगा वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के, और उन्हीं कणों को ही हम लोग कहते हैं परमाणु। तो सीधे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो बना होगा वह परमाणुओं से मिलकर के ही बनता है। उसी परमाणु के भीतर 3 प्रकार के मूल कण बताए गए कि जो भी परमाणु होगा उसके भीतर 3 कण होंगे। एक आपका है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। अब ये कहा गया कि जो प्रोटॉन है वो धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन कण होता है। जो इसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वह प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है। इसका मतलब है कि आवेश कितना होता है ये भी आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर आवेश की जो मात्रा है कि वो बराबर हो जाएगा, या आवेश की मात्रा इसे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम। इतना जो है आवेश एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के पास में होता है। बस इतना अंतर होता है कि इलेक्ट्रॉन के जब आवेश के लिए कहा जाएगा माइनस चिन्ह लगा करके क्योंकि ऋणावेशित है, प्रोटॉन के बारे में कहा जाएगा तो धनावेशित क्योंकि ये आपका धन आवेश होता है प्रोटॉन। चलिए तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहां भी हो गया। अब इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम लोग वैद्युत चालन की व्याख्या को करेंगे। तो यहाँ हेडिंग आप डाल लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या। यह आपका थ्योरी है, तो थोड़ा ध्यान से समझें, बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट दिमाग से उतर गया तो फिर ये समस्यात्मक चैप्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर वैद्युत चालन,
वैद्युत चालन की व्याख्या। चलिए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का उपयोग करते हुए चलना है और उसी के आधार पर वैद्युत चालन की हम लोगों को व्याख्या कर लेनी है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग भी है सॉरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पे, मतलब जितनी चीजें अभी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आई हैं इन्हीं को हम लोग बेस बनाएंगे, आधार बनाएंगे और व्याख्या कर लेंगे वैद्युत चालन की। चलिए, स्थिति क्या है, अब सोचिए कि यहां पर जो परमाणु के भीतर ये नाभिक पाया गया, ठीक, नाभिक जो पाया गया है इसके अंदर वो धनावेशित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का आवेश यहां अंदर है धन और न्यूट्रॉन का है शून्य, तो प्रोटॉन अपना ही केवल धनावेश दिखाएगा, न्यूट्रॉन तो अपना आवेश दिखाएगा ही नहीं, इसलिए पूरे नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन का आवेश ही पाया जाता है। और बाहर क्या है? ऋणावेश है। अभी हमने आपको ये बताया है आवेशों के गुण में, जब दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तुरंत ही उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, लेकिन जब दोनों ही विपरीत प्रकृति के नहीं होंगे, मतलब समान प्रकृति के होंगे, तब उनके बीच में जो लगने वाला बल है वह प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जो भी धातुएं होती हैं उनके पास में या उनमें से होकर के वैद्युत आवेश प्रवाहित होता ही होता है। तो यहां पर कहेंगे कि ठोस धातुओं में या ठोस धातुएं विद्युत एवं उष्मा की, चलिए उष्मा भी लिख दे रहे हैं, विद्युत भी लिखते तब भी चलता, विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब इसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं, सुचालक होती हैं। चलिए, अब आगे ये कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं इसमें जितने भी धातु आएंगे, अब एक दो अपवाद को तो नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो लगभग जितनी भी धातुएं होती हैं वे सभी विद्युत और उष्मा की सुचालक ही होंगे। अब ये कैसे पहचाना जाएगा? तो इसी के लिए हम लोग क्या लगाने चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मतलब इसकी व्याख्या या इसका जो है अच्छे प्रकार से जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसको हम लोग तभी समझ पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जानेंगे। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही आपका बता दिया गया। अब जब ये सुचालक हैं तो इनके वैद्युत चालन को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा ही जाना जाएगा। यहां लिखेंगे कि इनमें वैद्युत चालन को वैद्युत चालन को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है यहां पर है सभी, तो यहां पर आगे अब यहीं से कथन बढ़ा लेंगे। इतना तो हो गया कि परमाणु के भीतर जो ये प्रोटॉन पाया गया है ये धनावेशित है और जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वो ऋणावेशित है। इसीलिए यहां पर परमाणु के भीतर जो भी ये नाभिक के समीप में, परमाणु के भीतर जो नाभिक के समीप में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल लगेगा। परमाणु के भीतर जो भी नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी पर आकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो नाभिक है वह धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वह ऋणावेशित है। चूंकि हम लोग आवेशों के गुण में पढ़ चुके हैं कि जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनमें जो है आकर्षण का गुण पाया जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे कि परमाणु के भीतर नाभिक के समीप
नाभिक के समीप जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के समीप जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल अत्यधिक है, आकर्षण बल अत्यधिक लगता है, अत्यधिक लगता है, जिसके कारण वे नाभिक के चारों ओर नियमित गति करते हैं। नियमित मतलब कहीं छोड़ के अपनी कक्षा नहीं जाते, चारों ओर नियमित गति करते हैं। चलिए, अभी तो बात ये हो गया कि जो भी परमाणु के भीतर यहाँ पर नाभिक ये पाया गया है, इस नाभिक का आप आवेश देखेंगे तो धन होगा, इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश। तो जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की कक्षा के समीप में होंगे, इनके बीच में आकर्षण बल पाया जाएगा, वो भी प्रबल रूप से। और इसी प्रबल रूप से जब आकर्षण बल यहाँ पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये सभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके नहीं जाएंगे और ये नियमित रूप में हमेशा ये अपना चारों ओर गति करते ही रहेंगे। चलिए, ये स्थिति आपका यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप में हो, कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर भी तो हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हुए तो उन पर नाभिक का आकर्षण बल लगना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, चलिए बना लेंगे, जो नाभिक या फिर जो इलेक्ट्रॉन कॉमा नाभिक से दूर होते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण बल, उन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं लग पाता है, आकर्षण बल नहीं लग पाता है। अतः वे अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को एक नाम दिया गया है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये भी है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं लगेगा, कभी कभी वे अपने परमाणु को छोड़ करके ही चले जाते हैं, और जैसे ही परमाणु को छोड़ करके जाएंगे, इसका मतलब है उस पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से चलने लगते हैं, इसी के कारण ही वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अर्थात आप ये कहेंगे कि वैद्युत चालकता किसकी ज्यादा है, मतलब किसमें वैद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होता है, तो ये कहेंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा होंगे। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर आवेश भी प्रवाहित नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, या इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण, या फिर आप नाम दे दीजिए
नाम तो आ ही चुका है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही पदार्थ में जो है वैद्युत धारा का या वैद्युत आवेश का प्रवाह बना रहता है, इसलिए उनकी चालकता इसी की संख्या के आधार पर ही होती है। तो यहां लिख लेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातुओं में आवेश का प्रवाह संभव है, प्रवाह संभव है। जिन पदार्थों में या फिर आप ऐसे कह दीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट बन जा रहा है कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है वे उतने ही अच्छे चालक कहलाते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें मतलब अच्छे चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बहुत अधिक होती है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद सोना, तांबा, लोहा या एल्युमिनियम ऐसे लिख दीजिए। एल्युमिनियम, कॉमन, लोहा इत्यादि है, चलिए, तो ये आपका यहां से भी कॉन्सेप्ट ये निकल गया। अभी और व्याख्या करें तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आप इतना जो है इतना इसके लिए सफिशिएंट है। तो आप जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, उसके बाद इसको इरेज कर दिया जाए। बस मात्र 2 हेडिंग और बचा है, वो बहुत छोटे छोटे हैं, मुश्किल से आपका 5-7 मिनट में हो जाएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चालक पर। चालक क्या होते हैं? तो अभी आपको यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ये बता दिया गया, इलेक्ट्रॉन जो मॉडल है इसके आधार पर वैद्युत चालन की व्याख्या कैसे होगी। तो कुल निष्कर्ष यही निकला कि जो भी पदार्थ होते हैं उसमें यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे वही पदार्थ उतने ही अच्छे चालक कहलाएंगे, और यदि किसी में नहीं पाया गया तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं, और जब संभव नहीं होगा तो उन्हीं को ही कह दिया जाएगा अचालक। तो चालक और अचालक भी आवेश प्रवाह की
आवेश प्रवाह के अनुसार ही ये तय होगा। तो यहां पर हेडिंग हम लोग डालिए, हम लोग डाल लें पहले हेडिंग चालक। चलिए, चालक कंडक्टर कहते हैं इसे। तो चालक क्या होगा कि वे पदार्थ जिनमें से होकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं अथवा जिनमें से होकर के विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसे कहते हैं चालक, और जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कह देंगे हम लोग अचालक। ऐसी स्थिति में पहले यहां पर इसकी परिभाषा लिख लिया जाए कि ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। सॉरी, नहीं शब्द क्यों आ गया। चलिए, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह संभव होता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। अब एग्जाम्पल आप बनाइए इसमें कि इसमें आवेश का प्रवाह तो हो रहा है, और जब आवेश का प्रवाह है तो यहां पर आप ये भी समझ लें कि इसमें से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, और वैद्युत धारा भी इसमें प्रवाहित ही होगी। अब आप ऐसे एग्जाम्पल लिखने के लिए आप ये सोचिए, आपके चारों ओर जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में सोचिए, क्या उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई तार है, और तार आप देखेंगे जब उसका कवर बाहर से हटाएंगे तो अंदर पाया जाता है कॉपर, जिसे तांबा कहा जाता है। तो क्या उसमें से धो करके धारा बहती है कि नहीं? बहती है। इसका उत्तर मिला। अब इसमें आप कह सकते हैं फिर सीधे तांबा से पहले तो भी आपको चांदी भी बताया गया है। चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो जाएगा। इसके बाद में और भी चीजें हैं, जैसे जल, मानव शरीर, या मानव केवल लिख दीजिए, मानव है ना, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, हरे पेड़ पौधे इत्यादि। इसका मतलब है कि इन सभी में से हो करके वैद्युत धारा का प्रवाह संभव है, या वैद्युत आवेश का प्रवाह संभव है, या इनमें से होकर के मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है, या इन चालकों या इन पदार्थों के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इन्हीं सभी कारणों के कारण ही इन्हें कहा जाता है चालक। चलिए, अब इसके बाद अंतिम हेडिंग आज के लेक्चर का ये आपका हो जाएगा आचालक। तो अभी यहां पर गलती से नहीं लिखा गया था, वही परिभाषा यहां बना दीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें या जिसमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। सॉरी, क्यों गलत हो जाता है, उन्हें अचालक पदार्थ कहते हैं। गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि दूसरा हेडिंग दिमाग में आ जाता है। चलिए, ये दिमाग में आने लगा था कल क्या लेक्चर होगा,
चलिए ठीक है, आज का आज देखा जाए। पहले आचालक के बारे में आपको बताया गया कि ऐसे पदार्थ होने चाहिए जिनमें से हो करके वैद्युत आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है, उन्हीं पदार्थों को कहा जाएगा आचालक। आचालक में आप देखेंगे इसमें प्लास्टिक, एग्जाम्पल में प्लास्टिक, चलिए प्लास्टिक हो गया। इसके बाद में आपको रुई मिलेगा, इसके बाद में आपका कागज हो गया, इत्यादि आप कह सकते हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको अपने चारों ओर देखने को मिलेंगे कि इन सभी में जो है वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब यहां पर आप ये देखें, आज आपने केवल थ्योरी देखा है जिसमें आपको पहले आवेश के बारे में बताया गया। आवेश पर चर्चा करने वाले जो पहले दार्शनिक थे वो थेल्स थे। फिर इसके बाद में गिलबर्ट ने बताया, गिलबर्ट के बाद अब परिभाषा निकाला गया। फिर उसके बाद वहीं से प्रकार पता चला फ्रैंकलिन के द्वारा। आवेश का दो प्रकार है, हमने एग्जाम्पल दे करके आपको धन आवेश और ऋण आवेश को समझाने का अच्छा प्रयास किया है। अब बाकी आप इसको यहाँ पर एक बार आप नहीं जान पाएंगे, आप दोबारा इसको देख लीजिएगा तो आप उस चीज को समझ जाएंगे, क्योंकि पूरा अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मिला, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पे इसकी व्याख्या हो गई, जो वैद्युत धारा का होता है कि किसमें से होकर के ज्यादा बहेगा, किसमें धीरे धीरे बहता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के सिद्धांत के आधार पर ही वैद्युत चालन की व्याख्या हो पाती है। चलिए, तो यह भी पता चल गया कि चांदी सबसे जो है अच्छा चालक माना जाता है, क्योंकि यदि सभी पदार्थों को आप रख देंगे तो सभी पदार्थों में से हो करके वैद्युत धारा सबसे अधिक चांदी, सबसे अधिक तेजी से चांदी में से ही जाएगा। अब सोचिए, एल्युमिनियम जो है ये दूसरे तीसरे नंबर तक, चौथे नंबर तक आता है और तीसरे नंबर पर आएगा एल्युमिनियम लगभग। मतलब यहाँ तो हमने क्रम से लिखा नहीं है, जहां भी एग्जाम्पल है आप क्रम से देखेंगे तो पहले वही है आपका चांदी, फिर इसके बाद में लगभग आप पाएंगे सोना को। एक बार हम मिला ले किताब में, उसके बाद आपको हम जानकारी दे दें। चलिए, किताब में तो वैसे यहाँ है नहीं, चलिए किताब में तो वैसे दिया नहीं गया है इसमें। हालांकि ऐसे देखा जाए तो इसकी स्थिति यही बनी थी कि अब तांबा और सोना में दोनों, या तो सोना पहले होगा तांबा बाद में, या तांबा पहले होगा सोना बाद में। इसीलिए यहां पर चांदी को तो पहले नंबर पे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि जो तार ये बनाए गए हैं, ये तार जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, इसमें तांबा लगाया जाता है, जबकि तांबे में वैद्युत धारा उतना तेजी से नहीं बहती है, जबकि चांदी जो है इसमें वैद्युत धारा बहुत तेजी से बहती है। तो कुछ लोगों का मानना ये भी था इसी को लगा दिया जाए कि वैद्युत धारा तेजी से बहेगी। लेकिन होता क्या, लोग चोरी कर ले जाते, क्योंकि चांदी महंगी धातु में आती है। तो इसीलिए चांदी जो है वहां पर नहीं लगाया गया, एल्युमिनियम को लगाया गया है। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और जितना भी यहाँ पर बताया गया है इन सभी का अपने नोट्स में अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा और उसको रिवीजन भी करना शुरू कर दीजिएगा तुरंत ही, क्योंकि अब एग्जाम कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसीलिए आप रिवीजन को नहीं छोड़ेंगे, लिखते समझते और याद करते भी चलेंगे। हम मिलेंगे नए हेडिंग के साथ में नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।